322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय जो था वो किसका शासन था? उस समय नंद का शासन था। और नंद शासन तो धनवान होते थे, लेकिन जनता में उनके प्रति असंतोष था। नंद शासन धनवान था, मतलब एक बहुत ही पैसे वाला था, लेकिन जनता में उसके लिए असंतोष था, जनता उससे संतुष्ट नहीं थी। इसी समय आचार्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और नंद शासन को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराई। जो चाणक्य कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण दिया और नंद शासन को समाप्त करके एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराई। कुछ वर्ष बाद चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर थे, उन्हें भी पराजित किया। उसके बाद एक संधि भी हुई उनके बीच, जो उत्तर पश्चिम के कई प्रदेश मौर्य साम्राज्य में शामिल हुए और दोनों राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित हुए। इसी वजह से मौर्य साम्राज्य एक बहुत विशाल साम्राज्य बनकर उभरा था, क्योंकि उसने उत्तर पश्चिम के कई प्रदेश जो थे वहाँ पे संधि की और फिर नए राज्यों से उनका संबंध स्थापित हुआ। उसका जो बाद में मौर्य साम्राज्य का विस्तार इन क्षेत्रों में था। लगभग पूरा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान का बड़ा भाग, बांग्लादेश में और नेपाल के कुछ क्षेत्र। मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था इन क्षेत्रों में पूरा था। और इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि अब इस समय वर्तमान पटना में पड़ता है। और यह उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था, यानी कि इसने पूरे भारत पे कब्जा कर रखा था। सिर्फ चेल, चोल और पांड्य के क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत पर मौर्य साम्राज्य का शासन था। मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक थे वो पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व रहा। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने विशाल स्थायी सेना का गठन किया था। इनके पास जो सेना थी वो विशाल थी। इन्होंने सुव्यवस्थित शासन भी किया। इनका जो शासन व्यवस्था थी वो सुव्यवस्थित थी और विदेशी आक्रमण से उत्तर भारत पश्चिम की सुरक्षा की। इनका जो साम्राज्य पूरे भारत पर था, तो उन्होंने हर जगह पर सुरक्षा भी की थी। जब विदेशी आक्रमण ने उत्तर पश्चिम पे आक्रमण किया विदेशी लोगों ने, तो वहाँ भी इन्होंने सुरक्षा की थी। और जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और दक्षिण भारत में चले गए थे। उसके बाद आए थे बिंदुसार। बिंदुसार ने अपने पिता को विरासत में आगे बढ़ाया। बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त के पुत्र ही थे। इनका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व है। बिंदुसार ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। दक्षिण भारत के कई साम्राज्य को इस क्षेत्र में मिलाया था। यूनानी शासकों से इन्होंने जो संबंध थे वो राजनीतिक संबंध इन्होंने बनाए थे और उनके शासन में इनका साम्राज्य स्थिर था और समृद्ध रहा। उसके बाद बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अशोक का शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व है। अशोक मौर्य वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं और इन्होंने कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में, वहाँ भी इन्होंने युद्ध पे विजय पाई थी। अशोक ने कलिंग युद्ध जो वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है वहाँ पर आक्रमण किया था। और इस युद्ध में विशेष बात ये थी, यहाँ पे इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, जो कि अशोक के शिलालेख में उल्लिखित उनकी संख्या है। इसमें अनेक लोग घायल हुए थे और बड़ी संख्या में लोग बंदी बनाए गए थे। इस युद्ध में जब लोगों की हत्याएं हुई, मारकाट हुई, लोग घायल हुए, लोगों की हानि हुई, उसके बाद इस घटना को देखकर अशोक के मन में बहुत ही, एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं, उसे बहुत ही सदमा सा लगा। उसे अपने किए पे पछतावा हुआ, तो उसने अपने जीवन में धम्म नीति अपनाई। उसने वहीं पे प्रण लिया, आज से वो कोई भी युद्ध में लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, कोई मारकाट नहीं होगी, किसी भी जीव को मारा नहीं जाएगा। उसने धर्म की नीति इसी वजह से धर्म की नीति अपनाई। अहिंसा, दया, धार्मिक सहिष्णुता, माता पिता का सम्मान, प्रजा का कल्याण, सभी धर्मों के प्रति आदर, ये जो थे वो धर्म नीति के प्रमुख बातें थी।
अशोक के जो शिलालेख हैं वो सारनाथ है, गिरनार है, धौली है, जौगढ़ आदि स्थानों पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं। इसमें जनता के साथ इन्होंने कैसा व्यवहार किया, राजा के कर्तव्य क्या थे, पशुओं की रक्षा कैसे हुई, इनका नैतिक जीवन क्या था और धार्मिक सहिष्णुता, ये सब उसमें लिखा गया है। शिलालेख हैं उनमें सब में है। सारनाथ का जो सिंह शीर्ष है वो आज भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। सारनाथ में सिंह शीर्ष बना है वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इनका जो प्रशासन था मौर्य काल का वो बहुत ही अत्यंत संगठित था। इस शासन की विशेषताएं थी कि सम्राट सर्वोच्च शासक था। जो सम्राट था वो सर्वोच्च शासक था। मंत्रिपरिषद उनकी सहायता करते थे। साम्राज्य था वो कई प्रांतों में विभाजित थे। प्रत्येक प्रांत में राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। मतलब कि बहुत बड़ा इनका साम्राज्य था, तो उसमें मंत्रिपरिषद की ये बातें सुनते थे और मानते थे। लेकिन साम्राज्य बहुत विशाल था, तो अलग अलग प्रदेशों में इन्होंने अलग अलग राज्यपाल नियुक्त कर रखे थे, क्योंकि अकेले एक जगह बैठकर पूरे साम्राज्य पर शासन करना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि कहाँ की प्रजा में क्या दिक्कत है उस टाइम पे ये पता लगाना मुमकिन था। तो इसलिए इन्होंने कई प्रांतों के अलग अलग राज्यपाल नियुक्त किए थे। जिलों और गांवों में भी इनका प्रशासनिक व्यवस्था थी। जासूसों का विस्तृत तंत्र कार्यरत था और कर संग्रह की स्पष्ट व्यवस्था थी, यानी कि ये टैक्स भी लेते थे, क्योंकि इनके शासनकाल में कृषि बहुत ही उन्नत होने कृषि को ये कृषि के लिए भूमि देते थे। उस कृषि से जो भूमि मिलती थी उसका उस भूमि से जो कृषि उत्पादन अच्छा होता था तो ये उससे भी टैक्स लेते थे। जिस भूमि पर अच्छी कृषि फसल होती थी उसका ज़्यादा टैक्स लेते थे। जिसमें थोड़ी कम फसल होती थी उसका थोड़ा कम टैक्स लेते। ये जल का भी टैक्स लेते थे। गोला बारूद ये तैयार करवाते थे युद्ध के लिए, उनमें भी जब युद्ध पर विजय होती थी उसका भी टैक्स लेते थे। यानी कि ये टैक्स बहुत अच्छा लेते थे। इनके में टैक्स व्यवस्था थी। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, शासन, अर्थव्यवस्था, न्यायकर, कूटनीति, युद्ध, गुप्तचर व्यवस्था और प्रशासन पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य का उन्होंने विस्तार से पूरा इनका वर्णन किया है। इसमें इन्होंने वर्णन किया है कि अर्थशास्त्र में लिखा है राजा के कर्तव्य क्या थे। कौटिल्य के शास्त्र में पता चलता है कि राजा के कर्तव्य यानी कि मौर्यकाल समाज के कर्तव्य क्या थे, उनकी कर नीति क्या थी, उनका व्यापार कैसा था, उनकी सेना कैसी थी, उनकी विदेशी नीति कैसी थी, जासूसी व्यवस्था कैसी थी, कानून और दंड अपराध वो किस तरह अपनाते थे। इनसे सेना का भी पता चलता है कि मौर्य सेना उस समय विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती थी, क्योंकि इनमें पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, हाथी थे, रथ थे, यानी कि इनकी विशाल सेना थी। यूनानी लेखक ने भी मौर्य साम्राज्य की सेना का वर्णन किया है और कुछ विवरणों पर आधुनिक मतभेद भी हैं। अर्थव्यवस्था का इनका स्रोत क्या था? कृषि थी, भूमि थी, व्यापार था, वन था, खनिज था, सीमा शुल्क और हस्तलिपि इनकी प्रमुख आय के जो मुख्य स्रोत थे। इनकी प्रमुख फसलें थीं धान, गेहूँ, जौ, तिल, गन्ना और व्यापारिक मार्गों का विकास भी किया गया, जिससे आंतरिक और बाहरी व्यापार बढ़ सके। समाज में किसान, व्यापारी, सैनिक, शिल्पकार, विद्वान और अधिकारी होते थे। और जो महिलाओं की भूमिका के बारे में इन स्रोतों से उल्लेख मिलता है कि उनके अधिकार और स्थित क्षेत्र व समुदाय के अनुसार भिन्न थे। यानी कि महिलाओं के जो अधिकार थे सीमित क्षेत्र थे और समुदाय के अनुसार भिन्न भिन्न थे। धर्म क्या था? वैदिक और ब्राह्मण परंपरा इसमें चली थी। मौर्य काल में अनेक धार्मिक परंपराएं साथ साथ चलती थी, जैसे वैदिक और ब्राह्मण परंपरा भी थी, बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था और उसके साथ साथ स्थानीय जहाँ पे लोग रहते थे उस स्थान के जो धार्मिक परंपराएं थी वो भी मौर्य काल में विकसित थी। लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, लेकिन अपने शिलालेख में अन्य धर्मों के प्रति सम्मान भी दिया है और सहिष्णुता पर बल भी दिया। ऐसा नहीं कि अशोक ने यदि बौद्ध धर्म अपना लिया तो जैन धर्म या वैदिक धर्म की अवहेलना की हो या फिर स्थानीय परंपराओं की भी अवहेलना की हो, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बौद्ध धर्म तो अपनाया था लेकिन अन्य धर्मों को सम्मान भी दिया था और उनकी सहिष्णुता पर बल भी दिया था।
मौर्यकालीन की जो कला और वास्तुकला है, इसमें से जो प्रमुख कला है वो सांची का स्तूप है, अशोक का स्तंभ है, चमकदार पॉलिश वाले पत्थर के स्तंभ है, गुफा हैं और मूर्तिकला है। इस कला का जो इस साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के बाद में हुआ था। उत्तराधिकार संबंधी समस्याएं बढ़ी थी, विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण कठिन हो गया था, कई प्रांत स्वतंत्र होने लगे थे, सेना और प्रशासन कमजोर हुआ था। अशोक की मृत्यु हो गई तो उनका जो उत्तराधिकार पे कौन बैठे उस संबंधी समस्याएं बढ़ी थी और साम्राज्य इनका बहुत विशाल था। अशोक ने अपने साम्राज्य पर नियंत्रण कर रखा था, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उस विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण करना कठिन हो गया। कई सारे प्रांत थे जो अलग अलग होने लगे थे और उस वजह से सेना और प्रशासन भी कमज़ोर हो गया था। अंततः 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रनाथ की मौर्य की हत्या उनके सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंगा ने की थी और उन्होंने संग डिनेस्टी की स्थापना भी की थी। मौर्य साम्राज्य की विरासत जो थी वो मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास को कई स्थायी योगदान दिए, जैसे पहली बार भू भाग पर का राजनीति एकीकरण, संगठित प्रशासन और कर व्यवस्था, प्रभावशाली कूटनीति और सैन्य संगठन, बौद्ध धर्म का एशिया में प्रचार बढ़ाया था, कला वास्तुकला शिलालेखों की समृद्ध परंपरा को अपनाया था, शासन के ऐसे सिद्धांत जिनका अध्ययन आज भी इतिहास और राजनीति में किया जाता है। मौर्य काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनकी विशेषताएं थी पत्थर पर उत्कृष्ट नक्काशी। इनकी जो पहली विशेषता थी पत्थरों पर इन्होंने उत्कृष्ट नक्काशी इनके काल में हुई थी और चमकदार मौर्य पालिश थी। एक ही पत्थर से कई सारे स्तंभ बने थे, ये भी एक प्रमुख विशेषता थी। बौद्ध धर्म से प्रेरित स्मारक का निर्माण हुआ था। जो बौद्ध धर्म था उनके जो प्रेरित है, बौद्ध धर्म से जो लोग प्रेरित हुए तो उन्होंने प्रेरित स्मारकों का निर्माण भी कराया। बस आकृतियों का यथार्थवादी चित्रण मिलता है, सादगी और भव्यता का भी सुंदर मेल मिलता है। अशोक स्तंभ ने अनेक पत्थर के स्तंभ स्थापित कराए थे। इनकी विशेषता थी एक ही पत्थर से निर्मित, एक ही पत्थर से इन्होंने कई सारे स्तंभ निर्मित कराए जो एक ही पत्थर से बने थे, जिनकी ऊंचाई लगभग 12 से 15 मीटर होती थी और ये अत्यंत चिकने और पॉलिशदार थे। शीर्ष पर सिंह, बैल, हाथी या घोड़े की मूर्तियाँ होती थी। इन पर ब्राह्मी या कभी कभी खरोष्ठी लिपि में भी कुछ न कुछ लिखा शिलालेख में अंकित रहता था। सारनाथ का जो सिंह शीर्ष है वो 4 सिंगों वाला शीर्ष, जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी कहते हैं, ये सारनाथ में स्थित है। 4 सिंग वाले जो सारनाथ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह उसकी विशेषता है ये है कि 4 सिंह चारों दिशाओं की ओर मुख करके बैठे हैं। नीले धर्मचक्र, घोड़ा, बैल, हाथी और सिंह की आकृतियाँ बनी हुई हैं। इसी धर्मचक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थान भी दिया गया है। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र स्मारक हैं, जिनमें बुद्ध या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़े अवशेष या उनकी स्मृति का सम्मान किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है सांची स्तूप। इसकी विशेषता है अर्धगोलाकार गुम्बद या शीर्ष पर छत, चारों प्रदक्षिणा पथ बना है। प्रवेश द्वार तोरण की काल में और अधिक अलंकृत किए गए थे। अशोक ने अनेक स्तूपों के निर्माण विस्तार का संरक्षण भी किया है। अशोक के जो शिलालेख थे उन पर अशोक ने आदेश और नैतिक संदेश भी पत्थर पर खुदवाए थे, जैसे अहिंसा, दया, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजा का कल्याण, नैतिक आचरण। ये जो शिलालेख हैं इतिहासकारों के लिए मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत गिने जाते हैं। गुफा वास्तुकला। मौर्य काल में चट्टानों को काटकर कई गुफाएं बनाई जाती थीं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है बराबर केव्स। उदाहरण ग्रेनाइट को काटकर इसका निर्माण हुआ था। भीतर की दीवारों पर अत्यंत चमकदार मौर्य पालिश मिलती है। उत्कृष्ट ध्वनि प्रतिबंध है इसमें। कुछ गुफाएं आजीविक संप्रदाय को समर्पित थी। ये भारत की सबसे सुरक्षित शैलकट गुफा में गिनी जाती थी। मूर्तिकला। मौर्यकालीन की मूर्तियाँ अपनी प्राकृतिक शैली, उत्कृष्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरण दीदारगंज याक्षी। इसकी विशेषताएं अत्यंत चमकदार पॉलिश, मानव शरीर का संतुलन और आकर्षण चित्रण, आभूषण और वस्त्रों का सूक्ष्म अंकन। राजा प्रसाद। पाटलिपुत्र में मौर्य शासकों के विशाल महल थे। यूनानी दूत
ने इनकी भव्यता का और मेगास्थनीज ने इनकी भव्यता का उल्लेख भी किया है। अधिकांश संरचनाएं जो लकड़ी की होती थी, लेकिन वे आज सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन पुरातात्विक उत्खननों से अनेक उसमें अवशेष मिलते हैं। मौर्य पालिश, मौर्यकालीन की सबसे जो अनोखी विशेषता थी वो मौर्यकालीन पालिश थी। पत्थर की सतह इतनी चिकनी होती थी जिससे वह दर्पण जैसी चमकती थी। आज भी कई अशोक स्तंभ और गुफाओं में यह चमक देखी जा सकती है। यह उस समय की उन्नत शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मौर्यकालीन कला का जो महत्व था वो भारत में पत्थर की स्मारकीय वास्तुकला की मजबूत शुरुआत हुई। अशोक के स्तंभ और शिलालेख भारतीय इतिहास के अमूल्य स्रोत भी हैं। बौद्ध स्थापत्य को नई दिशा मिली थी। बाद के शुंग, सातवाहन और गुप्त काल की कला पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ व सिंह सिर, राष्ट्रीय ध्वज का अशोक मौर्यकालीन कला का स्थायी विरासत है। तो ये आपको मौर्यकालीन साम्राज्य कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, उसी पे वीडियो लेके आएंगे।